welcome you all to the regular lecture series on English grammar for MBA, CET, CMAT, CAT and certain other central examinations. Well, today I will be discussing about question tag, change the voice, and if time permits, I will also discuss about a few other important aspects of functional grammar. Well, since yesterday, since the day before yesterday, we have been discussing about communicative grammar or functional grammar. We have successfully discussed about the usage of either or and neither nor, not only but also, as soon as, no sooner than, as soon as and hardly when, then though, although, and I will also teach able to, unable to and managed to. I think these are the topics of communicative or functional grammar which one needs to prepare in order to score maximum number of marks in the CET examination. We have also shed a little light on comprehension. But after the communicative grammar, once the communicative grammar is finished, I will also teach you the usage of comprehension, how to solve it, and we will solve a few passages in the class on the board itself, and then close comprehension and certain other topics which are a part and parcel of your examination. Unless you understand these topics, you may not be able to crack the examination which you are supposed to appear for. So today our topic of discussion is question tags. तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन टैग जो है उसका यूसेज कैसे किया जाएगा और उसके क्या क्या फंक्शनैलिटीज होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे. दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन. ओके, अब क्वेश्चन टैग जो है दोस्तों ये क्या है पहले वो समझते हैं. देखिए क्वेश्चन टैग जो होता है ना, इट इज नॉट अ कंप्लीट क्वेश्चन इन इटसेल्फ. क्वेश्चन टैग इज नॉट अ कंप्लीट क्वेश्चन. जैसा हम पूछते हैं ना, वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू वर्किंग, हु आर यू, व्हाई हैव यू कम हियर, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब अगर आपने किसी भी WH वर्ड का इस्तेमाल करके कोई क्वेश्चन फ्रेम किया है, देन दैट इज कॉल्ड एज ए डायरेक्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन टैग भले ही उसमें क्वेश्चन नाम है, बट इज इट अ डायरेक्ट क्वेश्चन? नो, इट इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन एट ऑल. ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है. दीज आर अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन अटैच्ड विथ ए स्टेटमेंट. मतलब आपके पास एक स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट के साथ एक क्वेश्चन को अटैच किया गया है, और उस अटैच मतलब एक वाक्य आपको दिया गया है, उस वाक्य को अगर आपने क्वेश्चन ऐड कर दिया तो हम उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग कहेंगे. क्या कहेंगे, क्वेश्चन टैग हम उसे कहेंगे. ये आपको ध्यान रखना है. दिस एक्ट एज ए कंफर्मेशन टू दैट ऑफ द स्टेटमेंट. मतलब सेंटेंसेस में आपका जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के कंफर्मेशन के लिए आप क्या यूज करते हो, स्टेटमेंट के एंड में कॉमा, कॉमा के बाद उस क्वेश्चन को ऐड करते हो. नॉर्मली क्वेश्चन टैग जो है वो ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है. जैसा हम कहते हो ना, हैव यू टेकन योर लंच, हैवंट यू, तू जेवलास का, जेवला नाहीस का. मतलब आपने क्या किया है, आपने इस कंडीशन में जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के कंफर्मेशन पर्पस के लिए आपने वहां पे क्या किया है, कंफर्मेशन पर्पस के लिए आपने जैसे कि वहां पे वो स्टेटमेंट को क्वेश्चन लगा दिया है. तो ध्यान रखना, question tags are not a complete question in itself. These are a form of question attached with a statement, and this acts as a confirmation to that of the statement. उस स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए हम ये क्वेश्चन टैग यूज करते हैं. क्वेश्चन टैग्स आर आल्सो यूज्ड इन एवरीडे लाइफ कॉन्वर्सेशंस इन ऑर्डर टू सीक द अटेंशन ऑफ द लिसनर. जैसा मैंने कहा, इट इज यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश एज वेल इन ऑर्डर टू सीक द अटेंशन ऑफ द लिसनर. मतलब जो आपका लिसनर है, जिसके सामने आप बोल रहे हो,
उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी आप क्या करते हो, क्वेश्चन टैग जो है वो यूज करते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं, नाउ अलाउ मी टू टेल यू समथिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स। ये क्वेश्चन टैग जो है इसके अलग अलग क्या होते हैं दोस्तों, टाइप्स होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, उसके जो टाइप्स है ना, उस टाइप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन टैग के कितने टाइप्स है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग। पहला जो क्वेश्चन टैग का टाइप है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स, और दूसरा जो है उसे कहते हैं निगेटिव क्वेश्चन टैग्स। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग क्या होता है, दीज आर सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट इज अटैच्ड टू ए निगेटिव स्टेटमेंट। मतलब देखिए आपका स्टेटमेंट कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, आपका जो गिवन स्टेटमेंट है दोस्तों वो निगेटिव है। अगर आपका स्टेटमेंट निगेटिव है और निगेटिव स्टेटमेंट को आप जो टैग ऐड करते हो वो रहेगा पॉजिटिव टैग। मतलब आप ध्यान रखना है, इफ द स्टेटमेंट इज निगेटिव यू विल ऐड ए पॉजिटिव टैग टू इट। मतलब वाक्य सेंटेंस निगेटिव है और उसको जो आपने टैग लगाया है वो टैग पॉजिटिव है। सो दीज आर सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट इज अटैच्ड टू अ नेगेटिव स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, शी इज नॉट वर्किंग, शी इज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रही है। इज शी, वो कर रही है क्या। यू हैव नॉट हैड योर लंच, तुमने अभी तक तुम्हारा दोपहर का खाना नहीं खाया है। हैव यू, खाया है क्या। शी कांट गो अलोन, वो अकेली नहीं जा सकती। कैन शी, क्या वो जा सकती है। ये उदाहरण हमने लिया है। मतलब आप पॉजिटिव क्वेश्चन टैग किसे कहेंगे, अ क्वेश्चन टैग इज said to be a positive question tag when it is attached to a negative statement। स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है और टैग आपका कैसे है, पॉजिटिव है, ये समझना है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज वर्किंग, वो काम कर रही है। इजंट शी, कर नहीं रही है क्या। यू हैव हैड योर लंच, तुमने अपना खाना खाया हुआ है। ओके, हैवंट यू, नहीं खाया है क्या। शी कैन गो अलोन, वो अकेली जा सकती है। कांट शी, वो नहीं जा सकती है क्या। अब देखिए निगेटिव क्वेश्चन टैग में क्या होगा, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होगा, एंड although the statement is positive you are ultimately going to attach a negative tag to it। लेकिन आप जो उसको टैग लगा रहे हो वो कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। हैव यू अंडरस्टूड, ये आपको समझना है। तो क्वेश्चन टैग के कितने टाइप्स होते हैं, दो। एक होता है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, दूसरा होता है निगेटिव क्वेश्चन टैग। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग में स्टेटमेंट निगेटिव है, टैग पॉजिटिव है। निगेटिव क्वेश्चन टैग में क्या होता है, स्टेटमेंट जो है आपका वो स्टेटमेंट कैसा है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है और आपका टैग कैसे आएगा, निगेटिव आएगा। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देखिए इसके अलग अलग रूल्स होते हैं। क्या रूल होता है इसका, सब्जेक्ट ऑफ अ टैग कैन नेवर बी अ नाउन। नॉर्मली क्या होता है, आपके क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है, मतलब पहले आपने स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट के बाद आपने कॉमा यूज किया और कॉमा के बाद में जो आपका क्वेश्चन टैग आएगा उसका जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट कभी नाउन हो सकता है क्या, नहीं। वो हमेशा क्या होना चाहिए, इट इज ऑलवेज ए प्रोनाउन। हमेशा वो क्या होना चाहिए, प्रोनाउन ही होना चाहिए। तो द सब्जेक्ट ऑफ अ टैग कैन नेवर बी अ नाउन, इट इज रादर ऑलवेज ए प्रोनाउन। वो हमेशा क्या होगा, एक प्रोनाउन ही होगा। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, रवि सिंग्स वेल, रवि सिंग्स वेल, रवि बहुत अच्छा गाता है। डजंट ही, वो अच्छा नहीं गाता है क्या। ये हमने उदाहरण लिया है। रूल नंबर 2 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन टैग्स नेवर स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर्स। कोई भी क्वेश्चन टैग आप ले लीजिए, वो क्वेश्चन टैग कभी भी कैपिटल लेटर से उसकी शुरुआत नहीं हो सकती। क्वेश्चन टैग में हमेशा आपको स्मॉल लेटर ही यूज करना है। तरुण हैज कॉल्ड मी, तरुण ने मुझे बुलाया है। हैजंट ही, उसने नहीं बुलाया है क्या। अब अगर आपने कैपिटल लेटर यूज किया तो वो गलत है। हैजंट ही, ये कैसे चाहिए, निगेटिव में ही चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। रूल नंबर 3, ऑक्सिलरी वर्ब्स मस्ट बी कॉन्ट्रैक्टेड। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना उनको आपको क्या करना है, कंट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करना है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, जैसा कैनॉट है तो आप कैनॉट यूज कर सकते हो क्या, नहीं। इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म आता है कांट। क्या आएगा,
कांट, और यही फॉर्म आपको क्या करना है, यूज करना है। सो ऑक्सिलरी वर्ब्स मस्ट बी कॉन्ट्रैक्टेड, जैसे डू नॉट, डोंट, did not, didn't, are not, aren't, have not, haven't, was not, wasn't, shall not, shan't, cannot, can't, could not, couldn't, does not, doesn't, is not, isn't, has not, hasn't, had not, hadn't, were not, weren't, will not, won't, may not, mayn't, might not, mightn't, और must not अगर है तो उसका क्या आता है, mustn't। क्या आएगा वहां पे, mustn't। must not का क्या आता है, mustn't। mustn't उसको, उसका उच्चार ऐसे होता है mustn't। क्या आएगा, mustn't इज द, ना, इज द अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन। एक और चीज ध्यान में रखना, क्या इंग्लिश में एम नॉट है, एम नॉट, यस, एम नॉट डजंट एग्जिस्ट इन इंग्लिश एक्चुअली। मतलब एम नॉट जो है ना, ये इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर होता भी है तो हम उसे जनरली ग्रामेटिकल फॉर्म में यूज नहीं करते, ये आपको समझना है। सो इंस्टेड ऑफ एम नॉट और एमंट वी यूज आरंट। हम क्या यूज करेंगे, आरंट यूज करेंगे। मतलब अगर आपका कोई दिया हुआ स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में एम का यूसेज किया गया है, लेकिन हम क्या करेंगे वहां पे, उसको उसको हम निगेटिव वे में यूज करेंगे एम नॉट का। तो एम नॉट यूज नहीं करेंगे, हम आर नॉट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, आरंट आई, ओके, आई एम नॉट अ टीचर, एम आई, ठीक है, आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूँ, एम आई, मैं टीचर हूँ क्या, ये आपने क्या लिया है, उदाहरण लिया है। तो एक चीज यहाँ पे आपको समझना है कि पॉजिटिव सेंस में जो एम आई होता है, इट इज यूज्ड इन क्वेश्चन टैग्स, हम इसका यूज करते हैं, बट वी नेवर यूज एमंट आई व्हेन द सेंटेंस इज पॉजिटिव एंड टैग विच इज टू बी अटैच्ड इज नेगेटिव। तो उस कंडीशन में हम उसे यूज नहीं करते हैं, ये थोड़ा आपको समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, रूल नंबर 4 क्या है, इन केस ऑक्सिलरी इज नॉट देयर इन द स्टेटमेंट। अब मान लो कि सर एम, इज, आर, वाज, वर, कैन, कुड, कोई भी ऑक्सिलरी स्टेटमेंट में नहीं है। अगर स्टेटमेंट में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो फिर देन डू, डज, डीड इज यूज्ड इन द टैग। तो हम टैग में क्या यूज करेंगे, डू, डज, डीड को यूज करेंगे। अब जैसा अगर आपका वर्ब मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो डू आएगा, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नाउन है तो डज आएगा, या फिर वहां पे क्या आ सकता है, डीड भी आ सकता है पास्ट में, आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर कुक्स डेलिशियसली, माई मदर कुक्स डेलिशियसली, डजंट शी, यू सिंग वेल, तुम अच्छा गाते हो। अब इस वाक्य में देखिए आपको कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे नहीं दिखेगा, यू वोंट बी एबल टू सी एनी ऑक्सिलरी वर्ब हियर। यू सिंग वेल, तुम अच्छा गाते हो, बट द टेंस इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, बट द टेंस इज प्रेजेंट सिंपल, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, डोंट यू, तुम नहीं गाते हो क्या। वी केम हियर, पास्ट सिंपल है, वी केम हियर, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिडंट दे या डिडंट वी, देन दे वेंट टू पार्क, वो पार्क गए। डिडंट दे, क्योंकि ये पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल में हमने क्या किया, डिड यूज किया, और डिड का नेगेटिव डिडंट, और यहाँ पे क्या आया, दे आया। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, दैट आई वांट यू टू कीप इन योर माइंड, ओके। चलिए, अब देखते हैं गाइस हम रूल नंबर 5, ठीक है, रूल नंबर 5। Now statements that use the followings are considered negative and hence tag to these statements will be positive. जनरली क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं वो दिखने में पॉजिटिव है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है, वो वर्ड दे देमसेल्व्स एक्ट एज निगेटिव इन नेचर। वो जो वर्ड होते हैं ना, वो नेचर में निगेटिव होते हैं, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट भी कैसा हो जाता है, फिर निगेटिव ही हो जाता है। जैसे कि हम अब आप एक वर्ड बताता हूँ आपको, सेल्डम, सेल्डम ये क्या है, निगेटिव वर्ड है, ठीक है। हार्डली, हार्डली ये वर्ड क्या है, निगेटिव है, ठीक है। रेयरली, ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, स्केर्सली, ये भी निगेटिव वर्ड है दोस्तों। उसके बाद में ऑलमोस्ट नेवर, ये भी निगेटिव वर्ड है। नॉर्मली अगर हमने लिया नेवर, ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम स्टेटमेंट जो है
उसमें वो भले हम उसमें डू नॉट, डज नॉट, मतलब नॉट वर्ड ना दिखे, even if we do not see any negative word, the usage of these words already indicates that the given sentence is negative in nature. For example, he had nothing, उसके पास कुछ नहीं था। फिर अब स्टेटमेंट अगर निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव आएगा, हैड ही, क्या उसके पास कुछ था, या डिड ही। तो पास्ट सिंपल में आप हैड और डिड दोनों यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपका सेंटेंस फोर पास्ट सिंपल है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है तो डिड आएगा। कभी कभी हैड जो है अगर वो यूज किया, ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था, हैड ही, ये भी हम उदाहरण लेते। देन शी सेल्डम विप्स, डज ही, शी सेल्डम विप्स, वो कभी कभी रोती है, डज ही, वो रोती है क्या। वी हार्डली वॉच सीरियल्स, हम बहुत कम बार सीरियल्स देखते हैं। डू दे या डू वी, ऐसा हमने उदाहरण लिया है, क्योंकि रेयरली, स्केर्सली, हार्डली, हार्डली एवर, ऑलमोस्ट नेवर, ओके नेवर, ये जो वर्ड है ये निगेटिव वर्ड होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब रूल नंबर 6 क्या है वो देखते हैं। इफ द स्टेटमेंट हैज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट विद इट, then the subject of the tag becomes as follows। मतलब सेंटेंसेस में क्या है, जो सब्जेक्ट होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब देखिए एक सिंपल उदाहरण है, अगर आपके सेंटेंसेस में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या वाक्य का सब्जेक्ट अगर दिस है तो दिस का रूपांतरण किस में हो जाएगा, ईट में हो जाएगा, दिस बिकम्स ईट। वही अगर दैट है तो दैट बिकम्स इट। इफ द इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इज दिस और दैट, इट बिकम्स इट व्हेन वी अटैच अ क्वेश्चन टैग टू इट। अगर दीज है, दीज बिकम्स दे, दोज बिकम्स दे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट वन है, वन, तो वन का क्या रहेगा, वन ही रहेगा, वन बिकम्स वन। अगर सब्जेक्ट आपका देयर है तो देयर क्या रहेगा, देयर ही रहेगा, स्टेटमेंट में भी देयर ही रहेगा और आपके टैग में भी देयर ही रहेगा। वही ईट है, ईट, ईट अगर आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, इट ही रहेगा, यह आपको ध्यान रखना है। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, किसी भी प्रकार का आपका कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इफ द स्टेटमेंट हैज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट विथ इट, देन द सब्जेक्ट ऑफ द टैग becomes as follows: this becomes it, that becomes it, these becomes they, those becomes they, one becomes one, there becomes there, and it becomes it। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि वन कैन डू इट, एक व्यक्ति इसे कर सकता है, कांट वन नहीं कर सकता है, क्या, क्योंकि यहाँ पे जो वन है वो क्या है, प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है, ये आपको समझना है वहां पे। जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, इजंट इट। अब देखिए यहाँ पे दिस क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। तो दिस यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इजंट इट, नहीं है क्या, ये उदाहरण लिया है। दूसरा, देयर इज अ काउ, देयर इज अ काउ, वहां पे एक गाय है, इजंट देयर, गाय नहीं है क्या, ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण वहां पे लिया है, ये आपको समझना है। अब रूल नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। इफ द सब्जेक्ट प्रीफिक्सेस विद द एडजेक्टिव्स लाइक दिस, दैट, वन, दीज एंड दोज, मतलब आपके सेंटेंसेस में सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट के पहले, मतलब ओरिजिनल सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट है मतलब किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का वहां पे नाउन है, बट अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर नाउन, if following subjects or following words are used as adjective, और adjective हमेशा कहाँ पे यूज किए जाते हैं दोस्तों, adjectives are always used before nouns, हमेशा noun के पहले, because they demonstrate the noun, they they give us a little information or they give some information about noun। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, there is a cow, वहां पे गाय है, isn't there, नहीं है क्या, ये हमने उदाहरण लिया है। या फिर देखो, दिस गर्ल वॉज डांसिंग, दिस गर्ल वॉज डांसिंग। अब यहाँ पे देखो मेन सब्जेक्ट है गर्ल, दिस जो है ये एडजेक्टिव है, तो उस समय इस एडजेक्टिव को हमें, वी डू नॉट हैव टू टेक द एडजेक्टिव इनटू कंसिडरेशन फ्रॉम स्टेटमेंट टू टैग। ओके, दिस गर्ल वॉज डांसिंग, ये लड़की नृत्य कर रही थी, वॉजंट शी, नहीं कर रही थी क्या। वन मैन कैन डू दिस, एक आदमी इसे कर सकता है, कांट ही,
नहीं कर सकता है क्या, क्योंकि इस वाक्य में वन ये एडजेक्टिव है, लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या है, मैन है। ये हमको समझना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। नाउ रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 जो है वो हमको समझना है। इफ सब्जेक्ट लाइक एवरीबॉडी, नोबडी, एनीबडी एंड समबडी इन द स्टेटमेंट, आपके स्टेटमेंट में अगर क्या है, मान लो एवरीबडी है, नोबडी है, एनीबडी है और समबडी है, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समबडी, अगर ये आपके स्टेट वाक्य के सब्जेक्ट है, देन सब्जेक्ट बिकम्स दे इन द क्वेश्चन टैग। तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट जो है उसका कन्वर्जन किस में होता है, दे में हो जाता है। मतलब एवरीबडी, नोबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समबडी, ये अगर सेंटेंसेस में है तो उनका टैग में जो सब्जेक्ट आएगा वो दे होगा। जैसे कि somebody invited him, somebody invited him, didn't they, none can ruin me, can they, none can ruin me, कोई मुझे बर्बाद नहीं कर सकता, can they, ऐसा हमने उदाहरण वहां पे लिया है। अब वो हम देखते हैं रूल नंबर 9 क्या है। इफ सब्जेक्ट लाइक एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग एंड समथिंग इन द स्टेटमेंट, सब्जेक्ट बिकम्स इट इन द क्वेश्चन टैग। देखिए बड़ी वाले अगर सब्जेक्ट है, बड़ी वाले समबडी, एनीबडी, नोबडी, तो इनका क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट होता है दे। लेकिन अगर थिंग वाले है, जैसे कि एवरीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, तो फिर उनका क्वेश्चन टैग जो है वहां पे क्वेश्चन टैग में क्या यूज किया जाएगा, ईट जो है वो यूज किया जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है, इजंट इट, नथिंग हैज इम्प्रूव्ड, कुछ भी बदला नहीं है, हैज इट, समथिंग विल बी गुड, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, वॉन्ट इट, ऐसा हमने क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है। अब देखते हैं दोस्तों हम रूल नंबर 10। ओके, सम सब्जेक्ट्स आर चेंज्ड एज फॉलोज, लेटस बिकम्स वी, अगर आपका सब्जेक्ट लेटस है तो उसका क्या होता है, वी होता है। लेट हिम अगर है तो यू हो जाएगा, लेट देम, लेट हर। इफ योर सब्जेक्ट इज लेटस then it becomes we in the question tag. But if your subjects are let him, let them, let her, then the subject changes to you in the question tag। ये आपको ध्यान में रखना है। Let me tell you some example, कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे बताता हूँ। Let us go, चलो हम जाइए, चलो हम जाते हैं, shall we, जाएंगे क्या, we आया है, shall we। Let her go, उसको जाने दो, will you, जाने दोगे क्या। लेट देम स्पीक, उनको बोलने दो, विल यू। मतलब देखिए लेट का सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसमें आपका जो टैग आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। लेट का सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसका टैग भी पॉजिटिव आएगा। लेट अस गो, शाल वी, लेट हर गो, विल यू, लेट देम स्पीक, विल यू, ऐसा हमने उदाहरण लिया है। अब देखते हैं रूल नंबर 11 क्या है। इफ द इम्परेटिव, इम्परेटिव का मतलब क्या है, इम्परेटिव सेंटेंसेस हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में डिस्कस किए थे। इम्परेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस which either gives a command or makes a request or gives an order। इस सेंटेंसेस में ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, उसे हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो है, अगर इम्परेटिव सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंस में, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस में कमांड दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है, या फिर वहां पे रिक्वेस्ट किया गया है, अगर वो पॉजिटिव सेंस में है तो वहां पे आएगा विल यू या वोंट यू, क्या आएगा वहां पे, विल यू या वोंट यू यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंस में है, इफ योर गिवन इम्परेटिव सेंटेंस इज इन द नेगेटिव सेंस, तो वहां पे क्या आएगा, विल यू जो है वही क्या आएगा, करेक्ट आएगा। यह आपको समझना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपना काम करो, वॉन्ट यू, नहीं करोगे क्या। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, विल यू, खोलोगे क्या। देन डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, विल यू, डिस्टर्ब करोगे क्या। ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण वहां पे लिया है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 12। रूल नंबर 12, इफ द इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अनॉयंस और इरिटेशन, मतलब आपका जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसमें अगर अनॉयंस दिखाया गया है या इरिटेशन दिखाया जाता है, अनॉयंस मतलब चिड़चिड़ापना, इरिटेशन अगर वहां पे दिखाया जाता है,
If the imperative sentence expresses annoyance or irritation, then the tag used is can't you. तो सेंटेंस में हम टैग क्या यूज करेंगे? can't you. फॉर एग्जाम्पल, शट अप, चुप बैठो, can't you, नहीं बैठोगे क्या? कीप योर माउथ शट, अपना मुंह बंद रखो, can't you, नहीं रखोगे क्या? ऐसा हमने क्या लिया है? उदाहरण यहाँ पे लिया है दोस्तों। ये देखा हमने रूल नंबर यहाँ पे 12 क्या है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने रूल्स देखे हैं यहाँ पे। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टैग्स। क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर क्या है? एक है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में क्या है? सब्जेक्ट है। पहले हमने देखा है ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। और निगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब, निगेटिव वर्ब और सब्जेक्ट। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल टैग्स। जैसे कि ही इजंट गोइंग टू डू इट, इज ही, वाक्य निगेटिव है, टैग पॉजिटिव। यू एंजॉयड दैट, डिडंट यू? ही डजंट राइट वेरी वेल, does he? We love it, don't we? It doesn't work, does it? They don't live in Hyderabad, do they? She works in Gandhinagar, doesn't she? It looks perfect there, doesn't it? We went there last year, didn't we? I don't know him, do I? ये हमने क्या लिया है? अलग अलग एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये देखा हमने क्वेश्चन टैग के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखे। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे देता हूँ। आपको क्या करना है? उस सेंटेंसेस का करेक्ट जो ये आता है ना क्वेश्चन टैग, वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो मेरे साथ साथ आप सेंटेंसेस जो है वो लिखिए, फिर मैं उसके आंसर भी आपको करेक्ट करके बताता हूँ दोस्तों वहां पे। पहला क्वेश्चन, he had never visited Europe, he had never visited Europe, ठीक है। फिर 2 नंबर, nobody called you last night, okay? दूसरा सेंटेंस, 15, let's go for a walk, then 4, I'm late again, I'm late again, then 5, she would have gone if you had asked her, she would have gone if you had asked her. So number 6, everyone enjoyed the performance. Then let him do what he wants. इट क्वेश्चन के सेंटेंस के सामने ही टैग लगाना है। देयर हैज बीन अ मिस्टेक, यू वुड रादर स्टे होम, यू वुड रादर स्टे होम, ठीक है। देन 10, नथिंग कैन, दे स्केर्सली न्यू हिम, scarcely knew him.
ओके, ये 10 क्वेश्चन है गाइस, इसको लिखो और कुछ क्वेश्चन देता हूँ फिर उसको सॉल्व करो, क्योंकि एक्यूरेसी आपकी कब बढ़ती है? सी, मोस्ट ऑफ द टाइम you do read lots of books, you do read lots of rules, but unless you practice the examples, you may not be able to get a good grab on that particular topic. So reading matters a lot, बट व्हाट मैटर्स इज प्रैक्टिस। मतलब ग्रामर में रूल्स को पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पढ़े हुए रूल को ग्रामेटिकल सेंटेंसेस में अप्लाई करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, और उसको हमें समझना है यहाँ पे। 10 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको पहले नोट डाउन कर लेना है, और 1 मिनट का टाइम ले लो, नोट डाउन करो, और कुछ क्वेश्चन देता हूँ और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, और कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। 11, they scarcely knew him, ये तो हमारा हो गया था शायद, ठीक है। हाँ, nothing can be done now, 12, she used to live in Delhi, 13, you ought to be more careful, 14, let us not delay the work, then 15, he barely passed the exam, 16, this hardly makes sense, 17, I suppose he didn't mean it, I suppose he didn't mean it, 18, you rarely come to class, 19, she did not worry about the result, she needn't,
worry about result. ये questions है guys. I'll give you 5 minutes time, and in 5 minutes time you have to attempt all these questions. Statement लिखना है, and once you complete the statement you also have to write its question tag. वहाँ पे उसका question tag में लिखना है. I'll give you 5 minutes time, and then I'll help you solve all these questions. से लिख लो और देखो क्या होता है, फिर मैं आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ.
ओके गाइस, अब मैं आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। चलिए, नाउ पहला है, ही हैड नेवर विजिटेड यूरोप। ओके, उसने कभी भी यूरोप को विजिट नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या है, वाक्य जो है निगेटिव है। इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, द टैग शुड बी पॉजिटिव। ही हैड नेवर विजिटेड यूरोप, हैड ही, क्या आएगा क्वेश्चन टैग, हैड ही। नोबडी कॉल्ड यू लास्ट नाइट। मैंने कहा था जब आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट अगर बड़ी है, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, तो उसका दे होता है। तो नोबडी कॉल्ड यू लास्ट नाइट, क्या है, वाक्य निगेटिव है, तो क्या आएगा, डिड, क्योंकि पास्ट में है, और नोबडी का क्या होता है, दे, डिड दे, ऐसा उदाहरण है। लेट्स गो फॉर अ वॉक। ओके, चलो हम वॉक के लिए जाते हैं। तो लेट्स है तो क्या आएगा, शाल वी। देन आई एम लेट अगेन। ओके, तो यहाँ पे आएगा आरंट आए, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो आपका टैग कैसे आएगा, निगेटिव। आई एम लेट अगेन, मैं फिर से लेट हो गया, आरंट आए। ठीक है, ये उदाहरण लिया है। शी वुड हैव गॉन इफ यू हैड आस्क्ड हर। शी वुड हैव गॉन इफ यू हैड आस्क्ड हर। तो ये वाक्य कैसे आएगा, शी वुड हैव गॉन इफ यू हैड। तो वाक्य पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट निगेटिव आएगा, तो कैसे आएगा, वुडंट शी, वुडंट शी। देन एवरीवन एंजॉयड द परफॉर्मेंस, तो कैसे आएगा, एवरीवन एंजॉयड द परफॉर्मेंस। वन वाले अगर है तो क्या आएगा, वन अगर है तो, वन अगर है, हमको वन है, एवरीवन एंजॉयड द परफॉर्मेंस, तो ये कैसे आएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव, डिडंट दे, क्योंकि वन अगर है तो क्या आएगा, दे आएगा। एवरीवन, एनीबडी, नोबडी, थिंग है तो क्या आएगा, इट आएगा। लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स, तो ये कैसे आएगा, वॉन्ट यू, उसको जो करना है वो तुम करने दो, वॉन्ट यू नहीं करने दोगे क्या। देयर हैज बीन अ मिस्टेक, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, टैग निगेटिव, हैजंट देयर। देन you would rather stay home, you would rather stay home. Okay, you would rather stay home, wouldn't you? Then they scarcely knew him, वो उसको बहुत ही कम जानते हैं, they scarcely knew him. Okay, तो फिर कैसे आएगा, didn't, didn't they, क्योंकि scarcely निगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो क्या आएगा, didn't they scarcely knew him, ते त्याला क्वचितच ओळखतात, didn't they, वाक्य निगेटिव है, सॉरी, वाक्य निगेटिव है तो पॉजिटिव है, didn't they नहीं, did they, क्या आएगा यहाँ पे, did they जो है करेक्ट आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ कैसे हम इसको कर सकते हैं। दूसरा, नथिंग कैन बी डन नाउ, नथिंग कैन बी डन नाउ, नथिंग कैन बी डन नाउ, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो क्या आएगा, थिंग है तो क्या आता है, ईट आता है ना, नथिंग कैन बी डन नाउ, मतलब ये क्या है, वाक्य निगेटिव है, तो क्या आएगा, कैन इट, कैन इट। ओके, शी यूज टू लिव इन दिल्ली, ठीक है, तो वाक्य पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, डिडंट शी, निगेटिव है तो डिडंट शी। देन यू ऑट टू बी मोर केयरफुल, यू ऑट टू बी मोर केयरफुल। ओके, सो ऑटन टू बी ऐसा भी आ सकता है, ऑटन टू बी। देन let us not delay the work, let us not delay the work, will you, will you। then he barely passed the exam, he barely passed the exam। ओके, ये वाक्य निगेटिव आएगा, तो कैसे आएगा, didn't he, पॉजिटिव, did he barely passed the exam, did he। then this hardly makes sense, this hardly makes sense। ओके, तो ये कैसे आएगा यहाँ पे, लो, हाँ बोल, आबेला फोन आहे तुमच्यावर म्हणा, हा मवन विचारू तो 5 मिनटं ना। ठीक है, ये देखा हमने, दिस हार्डली मेक सेंस। ओके, निगेटिव है तो फिर टैग पॉजिटिव आएगा। ओके, दिस हार्डली मेक्स सेंस। ओके, दिस है तो क्या आएगा, इट आएगा, तो फिर कैसे आएगा, यहाँ पे सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल में, तो डज इट, ठीक है। देन आई सपोज ही डिडंट मीन इट, आई सपोज ही डिडंट मीन इट, तो कैसे आएगा, डिड ही। देन यू रेयरली कम टू क्लास। ओके, ये वाक्य क्या है, निगेटिव है, रेयरली आया है ना, तो कैसे आएगा, डू यू या डोंट यू,
ठीक है, क्या आएगी, यू रेयरली कम टू क्लास, डोंट यू, ठीक है, या डू यू, ये भी आ सकता है। चलो, शी नीड नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट, ओके, नीड शी, नीड शी, ऐसा क्या आया है, इसका टैग आएगा। मतलब सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव, सेंटेंस निगेटिव है तो टैग कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये आपको समझना है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने देखा है कैसे क्वेश्चन टैग जो है सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। दिस इज हाउ वी यूज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन टैग्स इन द सेंटेंसेस। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना, वो आपको यहाँ पे क्या करनी होती है, समझनी होती है। सर्टन थिंग्स आर देयर दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, ओके। कुछ चीजों को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। तो देखिए, जनरली क्या होता है, एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो जैसे क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग पे क्वेश्चन कहाँ आ सकते हैं, तो कुछ टॉपिक होते हैं जिसे हम कहते हैं स्पॉट द एरर। तो स्पॉट द एरर जो है, ये टॉपिक हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब जैसे आप कोई डिफेंस एग्जाम भी अगर दे रहे हो ना, एनडीए सीडीएस वाला अटेम्प्ट, वहाँ पे भी है। रेलवे डिपार्टमेंट के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है। या फिर जैसा हम मानते हैं कि आप LIC डिपार्टमेंट ले लो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ले लो, या फिर जो जो स्टूडेंट महाराष्ट्र से है वो MPSC एग्जाम्स देते हैं, तो MPSC एग्जाम्स में भी आपको ग्रुप ए ग्रुप बी उन सर्विसेज में भी ये पूछा जाता है आपको। तो स्पॉट द एरर में आपको पूछा जाता है, मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन टैग है, तो फिर आपको ढूंढना है कि सर ए पार्ट में मिस्टेक है, बी पार्ट में है, सी में है, डी में है, फिर मिस्टेक है तो क्यों है, कैसे है, ये भी आपको क्या करना है, समझना होता है वहाँ पे। उसके बाद में कभी कभी सेंटेंस कंप्लीशन, ये जो टॉपिक आता है ना कंपेरेटिव एग्जाम में, मैं आपको एक ओवरऑल बता रहा हूँ, I'm not only talking about MBA CET and CMAT CAT examinations, I am also talking about certain other examination which you might think of appear to, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन में भी पूछा जाता है। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है दोस्तों, वो फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्या आता है, क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। और नॉर्मली हमारा जो एवरीडे कॉन्वर्सेशन होता है ना, कॉन्वर्सेशन, उस कॉन्वर्सेशन में क्या होता है, ये पूछा जाता है। मतलब जब भी आप स्पोकन इंग्लिश में बात करोगे, तो एक दूसरे से हम कोशिश करते हैं कि हम इंग्लिश में क्या करें, बात करें। जैसे आपको पूछना है कि अरे तुम आज कॉलेज गए थे क्या, ठीक है, डिड यू गो टू कॉलेज दिस मॉर्निंग, डिडंट यू, तुम नहीं गए थे क्या। म्हणजे आपण मराठीमध्ये पण म्हणतो ना, अरे तू ते काम केलं ना, होमवर्क केलंयस ना, आपने शेवटी ना शब्द वापरला, म्हणजेच काय आहे की एखाद्या व्यक्तीने एखादी गोष्ट केलेली आहे की नाही याचं कन्फर्मेशन आपल्याला घ्यायचं आहे, त्याची खात्री आपल्याला मिळवायची आहे, तर त्या कंडिशन मध्ये आपण काय करतो, त्या कंडिशन मध्ये आपण क्वेश्चन टॅग जे आहे ते वापरतो। आणि अशाच प्रकारचे क्वेश्चन टॅग जे आहे ते वापरतात। म्हणजे तुम्हाला आता दिलेल्या नोट्स मध्ये मी जे रूल्स शिकवले, ते रूल्स तुम्हाला प्रॉपर लक्षात ठेवायचे आहे आणि त्या अनुषंगाने तुम्हाला ते टॉपिक जे आहेत ते सॉल्व करायचे आहेत। आता तुम्हाला जेवढे जास्त एक्सरसाइज साठी क्वेश्चन मिलतील, तितकी जास्त तुम्हें काय करायचे आहे, एक्सरसाइज जो है ते तुम्हें करायचे है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है तो आप क्या कीजिए, testenglish.com इस वेबसाइट पे जाइए। जैसे आप डालिए यहाँ पे www.testenglish ओके, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग्स ऐसे आपने डालिया, तो देखिए आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। ये बहुत सारे ऐसे, ये एक टेस्ट आ गई यहाँ पे ओपन हो गई, फिर ये दूसरी टेस्ट है, फिर ये तीसरी टेस्ट है, तो ऐसे बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, टॉपिक जो है वो मिलेंगे, जैसा हमने देखा था वो। अब देखिए, यू आर अ स्टूडेंट, ओके, आंट यू, इट इजंट कोल्ड टुडे, इज इट, ठीक है, क्या आएगा, इज इट, ही वॉज एट द कंसर्ट, wasn't he, you like chocolate, don't you, she arrived too late, didn't she, Tom couldn't find the place, could he, Henry and Juliet have just arrived, have they, या पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव में आएगा haven't they, your little Angie can't walk yet, can she, when you arrived she had already left, okay, यहाँ पे आएगा फिर when you arrived she had already left, hadn't she, और यहाँ हो सकता है didn't she, you would never tell him, would you, ये ऐसे एग्जाम्पल्स है।
तो आपको क्या करना है ऐसे दोस्तों, देखो 10 out of 10 आया है, तो ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं ना वो नेट पे आपको मिलेगी। आप जैसे गूगल पे जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। फिर प्रीवियस ईयर आजकल टेलीग्राम पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, मतलब गूगल बाबा से आप जो मांगोगे ना वो आपको दे देगा। तो अगर आपने डाला क्वेश्चन टैग प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर बैंक फॉर MBA CET CMAT एंड कैट एग्जाम्स, तो क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन बहुत सारे मिल सकते हैं। तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस जो है इस टॉपिक पे करनी है, ठीक है। तो गाइज आज हम यहाँ पे रुकते हैं, एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे हम। एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से इंग्लिश का ही सेशन कंटिन्यू होगा, और उस सेशन में हम डिस्कस करेंगे चेंज द वॉइस। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, चेंज द वॉइस, ये जो चीजें हैं ना उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो आई वांट यू टू हैव ए 5 मिनट्स ब्रेक। पीने के लिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद में फिर से हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स वी विल कंटिन्यू चेंज द वॉइस। थैंक यू वेरी मच गाइस। तो चलो अब हम वॉइस देखते हैं दोस्तों। वॉइस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है यहाँ पे हमें समझनी है। अब यह वॉइस जो है इसके बेसिकली दो प्रकार होते हैं। एक जो वॉइस का प्रकार होता है उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस, एंड अनदर वन इज पैसिव वॉइस। तो एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है, पैसिव वॉइस। तो ऐसे वॉइस के क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइस। ये वॉइस के अलग अलग क्या है, टाइप्स होते हैं, इनको हमें समझना जरूरी है यहाँ पे। अब गाइज ये जो वॉइस है, देर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस जो है नॉर्मली हमें समझना है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है या किसे कहते हैं। तो सिंपल है, सेंटेंस की शुरुआत जो है, अगर सेंटेंस की बिगिनिंग अगर सब्जेक्ट से होती है तो उस वॉइस को हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। एंड एक्टिव वॉइस इज अ वॉइस विच बिगिंस विथ अ सब्जेक्ट। मतलब वाक्य की शुरुआत किससे होगी, सब्जेक्ट से होगी। मैं आपको उदाहरण देता हूं यहाँ पे, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये सब्जेक्ट है। वही पैसिव वॉइस जो है, पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सेंटेंस है, मतलब एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। मतलब द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स एन ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। आप उदाहरण ले लीजिए यहाँ पे, आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस क्या आएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स अ बुक, तो इसका क्या आएगा, अ बुक इज read by me। she reads a book is read by me। तो यहाँ पे क्या होता है कि active voice is a voice in which the sentence is begun with the subject, whereas पैसिव वॉइस का क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये हमको ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये होते हैं हमारे वॉइस के दो प्रकार। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज क्या है दोस्तों, कि आपका जो सेंटेंस है, मतलब एक्टिव का पैसिव करना है, तो कोई भी सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव अगर हमें करना है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, सेंटेंसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। अनलेस देयर इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जब तक सेंटेंसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, अनलेस देयर इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जब तक सेंटेंसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब तक एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं किया जा सकता। यह आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने अगर ये कहा, वाक्य लिया है, आई गो टू मुंबई, आई गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाता हूँ। अब इस सेंटेंस में मुंबई इज गॉन बाय मी, क्या हम ऐसा इसका पैसिव कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। अगर हमने ऐसा लिया, मुंबई इज गॉन बाय मी, अगर हमने ऐसा इसका पैसिव किया
तो ये सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीटली रॉन्ग होता है। दिस इज ए कंप्लीटली रॉन्ग सेंटेंस। ये पूरी तरह से क्या है, रॉन्ग सेंटेंस है, गलत सेंटेंस है। ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दिस इज समथिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड। ओके, आई गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाता हूँ। मुंबई इज गॉन बाय मी, ये क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस है या इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ये आपको क्या करना है, समझना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपको समझना है। मतलब जब तक सेंटेंसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता, अनलेस देयर इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेन्स, जोपर्यंत वाक्यामध्ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नसेल तोपर्यंत ऍक्टिव्हचं पॅसिव्ह केल्या जाऊ शकत नहीं। ये आपको हमेशा क्या करना है, ध्यान में रखना है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको एक्टिव टू पैसिव करते समय ध्यान में रखनी है। आपको एक्टिव टू पैसिव में और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या होता है, द सब्जेक्टिव केस बिकम्स ऑब्जेक्टिव इन द पैसिव वॉइस। जैसा आय है तो आय का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस। ओके, आई, मी, वी, अस। ओके, उसके बाद में क्या आता है, यू। यू का क्या रहेगा, यू ही रहेगा। अगर दे है तो दे का क्या होता है, देम। ओके, उसके बाद में ही, शी, इट। ठीक है, तो ही का क्या हो जाता है, हिम। ही रीड्स अ बुक, अ बुक इज रेड बाय हिम। शी का हो जाता है हर, शी रीड्स अ बुक, अ बुक इज रेड बाय हर। इट का क्या हो जाता है, इट रीड अ बुक, अ बुक इज रिटन बाय, इट इज रीडिंग अ बुक, अ बुक इज बीइंग रेड बाय इट। तो ध्यान रखना, इट का इट ही होता है। और किसी व्यक्ति का जो नाउन है, अगर वो मेल जेंडर है तो ही हो जाएगा, फीमेल जेंडर है तो शी, या फिर नाउन का नाउन ही रहेगा। मनोज रीड्स अ बुक, अ बुक इज रेड बाय मनोज। तो ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस में अगर आपका सब्जेक्ट एक्टिव में है तो एक्टिव वॉइस का मतलब सब्जेक्टिव केस में है तो एक्टिव वॉइस में क्या क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो यूज किया जाता है। ये समझना आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज समथिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड। यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो बताता हूँ। तो ध्यान रखना कि ये जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हाँ, अब और एक चीज ध्यान रखना है, जैसा मैंने बताया, एन एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे, अ वॉइस इज सेड टू बी एन एक्टिव वॉइस व्हेन इट इज बिगन विथ अ सब्जेक्ट, एंड अ वॉइस इज सेड टू बी अ पैसिव वॉइस व्हेन इट इज बिगन विथ एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये क्या करना है, आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। दिस इज समथिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। अब गाइस देखिए, एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम एक्टिव का पैसिव करते हैं ना, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। while converting active to passive और while changing active to passive, active into passive, क्या चेंजेस ध्यान रखना है कि हमारे पास तीन अलग अलग टेंसेस है। जैसा हमारे पास है प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारे पास क्या है, पास्ट टेंस, और तीसरा जो टेंस है वो क्या है, फ्यूचर टेंस। मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ऐसे तीन अलग अलग क्या है हमारे पास, टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ध्यान रखना, प्रेजेंट में हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल में अगर है तो उसका एक्टिव टू पैसिव हो सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी एक्टिव टू पैसिव होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का भी एक्टिव टू पैसिव हो सकता है। बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस जो होता है उसका एक्टिव टू पैसिव बिल्कुल ही नहीं होगा। उसका क्या नहीं हो सकता है, एक्टिव टू पैसिव जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होता है, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव टू पैसिव करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। वहीं आप पास्ट के देखते हैं, तो पास्ट सिंपल जो है उसका एक्टिव टू पैसिव होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव टू पैसिव होगा, और पास्ट परफेक्ट का भी होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव। वही फ्यूचर देखिए, फ्यूचर का भी फ्यूचर सिंपल जो है उसका एक्टिव टू पैसिव हो सकता है,
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव नहीं होता है। जैसे कि आई विल बी राइटिंग अ लेटर टुमारो एट 10 o'clock, तो इसका पैसिव आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। फ्यूचर सिंपल का होगा, फ्यूचर परफेक्ट का होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी क्या नहीं होता है? एक्टिव टू पैसिव नहीं होता है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनका क्या नहीं हो सकता? इनका एक्टिव टू पैसिव चेंज नहीं होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। दिस इज समथिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको और ध्यान रखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी एक्टिव टू पैसिव कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपको कभी सेंटेंसेस ऐसे दिखते हैं तो समझ जाना कि अगर आपको सेंटेंस दिया गया है आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आई वाज 10 years old, तो इसका ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया है नन ऑफ द अबव। तो एक्टिव टू पैसिव अगर है तो नन ऑफ द अबव आएगा, या पैसिव टू एक्टिव है तो भी क्या आएगा? नन ऑफ द अबव ही आएगा, ये आपको समझना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों कि प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में कैसे एक्टिव का पैसिव किया जाता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे इसका एक्टिव टू पैसिव करेंगे। सिंपल प्रेजेंट में हम एक वाक्य लेते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन हाउ एक्टिव टू पैसिव कैन बी डन। पहले मैं आपको सिंपल वे में इसको समझा देता हूँ। जैसा हमने एक सेंटेंस या एक वाक्य लिया है, यहाँ पे एक सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि मेरी हेल्प्स द बॉय, ठीक है। ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल में है। इसका पैसिव कैसे आएगा दोस्तों? अब यहाँ पे देखिए, मेरी ये सब्जेक्ट है, हेल्प्स द बॉय ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में वही सब्जेक्ट होता है, तो कैसे आएगा? द बॉय, द बॉय। अच्छा, अब द बॉय क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। और सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल है तो आप क्या यूज करोगे? इज यूज करोगे। द बॉय इज। अब यहाँ पे हेल्प्स जो वर्ब है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। द बॉय इज हेल्प्ड, द बॉय इज हेल्प्ड बाय मेरी, द बॉय इज हेल्प्ड बाय मेरी, द बॉय इज हेल्प्ड बाय मेरी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा कंटिन्यूअस में आएगा, मेरी इज हेल्पिंग द बॉय, ठीक है। अब इसका कैसे आएगा? अगेन द बॉय वाक्य के शुरू में आएगा, द बॉय। अब देखिए, जहां पे भी कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो कंटिन्यूअस टेंस में हम बीइंग यूज करेंगे, बीइंग। द बॉय इज, ठीक है। अब यूज करेंगे बीइंग, बीइंग। हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड, द बॉय इज बीइंग हेल्प्ड बाय मेरी, द बॉय इज बीइंग हेल्प्ड बाय मेरी। ये हमने क्या लिया है? उदाहरण यहाँ पे लिया है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल जो है वो हमको देखना है। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल जो है वो भी हमको यहाँ पे देखना है, प्रेजेंट परफेक्ट का। मेरी हैज हेल्प्ड द बॉय, मेरी हैज हेल्प्ड द बॉय, तो कैसे आएगा? द बॉय, अब हैज का हो जाएगा हैज बिन, हैव अगर है तो हैव बिन, द बॉय हैज बिन हेल्प्ड बाय मेरी, द बॉय हैज बीन हेल्प्ड बाय मेरी, ठीक है। मतलब ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे? एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हमको क्या करना है? ध्यान में रखना है यहाँ पे। अब देखते हैं हम 4 नंबर का, मतलब ये देखा हमने प्रेजेंट किया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम क्या नहीं कर सकते? एक्टिव टू पैसिव नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे पास्ट टेंस का किया जाएगा। पास्ट का पहला आएगा पास्ट सिंपल, ठीक है। मेरी हेल्प द बॉय, तो वाक्य कैसे आएगा? फिर अगेन द बॉय, इसका पैसिव आएगा द बॉय was helped by मेरी,
द बॉय वॉज हेल्प्ड बाय मेरी, ऐसा उदाहरण लिया है हमने। फिर दूसरा क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, मेरी वॉज हेल्पिंग द बॉय, तो कैसे आएगा यहाँ फिर, द बॉय वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय मेरी, द बॉय वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय मेरी, ये करेक्ट एग्जाम्पल है। फिर थर्ड नंबर में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, मेरी हैड हेल्प्ड द बॉय, तो इसका क्या आएगा फिर, द बॉय हैड बीन हेल्प्ड बाय मेरी, क्या आएगा यहाँ पे, द बॉय हैड बीन हेल्प्ड बाय मेरी, ये हमने क्या लिया है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है दोस्तों। दिस इज द एग्जाम्पल दैट वी हैव टेकन हियर। ठीक है, ये देखा हमने कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस के हमने एक्टिव टू पैसिव देखे हैं। अब हम देखते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में तो दो ही आएंगे। फ्यूचर में नॉर्मली क्या आ सकता है, फ्यूचर में नॉर्मली आएगा वहां पे हम जिसे कहेंगे फ्यूचर में, आप देखते हैं पहला फ्यूचर सिंपल टेंस, तो कैसे आएगा, मेरी विल हेल्प द बॉय, इसका पैसिव कैसे आएगा, द बॉय विल बी हेल्प्ड बाय मेरी, द बॉय विल बी हेल्प्ड बाय मेरी। दूसरा यहाँ पे क्या आएगा फिर, मेरी फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं होगा, डायरेक्ट फ्यूचर परफेक्ट, मेरी विल हैव हेल्प द बॉय, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, द बॉय विल हैव का होगा विल हैव बिन, द बॉय विल हैव बिन हेल्प्ड, द बॉय will have been helped by Mary. Mary will have helped the boy. The boy will have been helped by Mary. ये हमने क्या किया है, यहाँ पे चेंजेस किए हैं दोस्तों। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। या नॉर्मली यही जो स्ट्रक्चर है ना, यही स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, सेंटेंसेस में एक्टिव का पैसिव जो है वो करने के लिए। इतना अगर आपके ध्यान में है तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी सेंटेंसेस का एक्टिव टू पैसिव जो है वो आप कर सकते हो। यह आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। दिस इज समथिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, और जब तक एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में डायरेक्ट क्या नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तब तक एक्टिव का पैसिव जो है वो बिल्कुल ही नहीं किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आया यहाँ तक समझ में? ठीक है, अगर आप चाहे तो ये सेंटेंसेस को नोट कर सकते हो। आई विल गिव यू 2 मिनट्स टाइम, 2 मिनट में नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिएगा इस सेंटेंसेस को।
Okay, I hope you must have noted these examples by now. अब हम देखते हैं अगले कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, मतलब आपको प्रैक्टिकली इसका देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव किया जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस से। वाक्य देखिए, आई रीड अ बुक, मैं एक बुक पढ़ता हूँ। आई रीड अ बुक, मैं एक बुक पढ़ता हूँ। तो इसका पैसिव कैसे होगा? अब देखो, आई क्या है? सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, अ बुक ऑब्जेक्ट है। सो जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है? वही सब्जेक्ट हो जाता है। आई रीड अ बुक इज रेड बाय मी। आई रीड अ बुक इज रेड बाय मी। ठीक है, ये हमने उदाहरण लिया यहाँ पे। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी टेंस अगर वो कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, उस टेंस में हम क्या करते हैं? उस टेंस में हम क्या करते हैं? उस टेंस में हम बीइंग जो है वो ऐड करते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या आएगा? ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। आई एम रीडिंग अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे आएगा? आई हैव रेड अ बुक, मैंने एक पुस्तक पढ़ी हुई है। आई हैव रेड अ बुक। ठीक है, तो इसका पैसिव कैसे आएगा? अ बुक हैज बीन रेड बाय मी। अ बुक हैज बीन रेड बाय मी, ऐसा क्या आया है? उदाहरण यहाँ पे आया है। ठीक है, फिर आई हैव रिटन अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा हुआ है। पैसिव कैसे आएगा फिर? अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है। देन पास्ट सिंपल टेंस देखना है। पास्ट सिंपल में क्या आएगा? आई रेड अ बुक, मतलब पास्ट सिंपल है, आई रेड अ बुक। फिर ये आएगा अ बुक वॉज, क्योंकि वाक्य आपका पास्ट में है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉज। अ बुक वॉज रेड बाय मी। आई रोट अ लेटर, तो कैसे आएगा? अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या आएगा? आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। तो पैसिव आएगा अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय मी। देन एक्टिव, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो पैसिव आएगा अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। देन पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे आएगा? आई हैड रेड अ बुक, मैंने एक किताब पढ़ी हुई थी। अ बुक हैड बीन रेड बाय मी। आपने क्या किया कि यहाँ पे अ बुक ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आपने पैसिव में क्या किया? सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद में वर्ब, और वर्ब के बाद में अब जैसा आई है, अब आई हैव रेड, आई हैड रेड अ बुक हैड बीन रेड बाय मी। मतलब हमेशा ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, अस, मी, यू, उसके पहले हमेशा आपको बाय लगाना इंपॉर्टेंट होता है। वही आई हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। देन फ्यूचर टेंस, अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस का होगा आई विल रीड अ बुक विल बी, विल के जगह पे विल बी, आई विल रीड अ बुक विल बी रेड बाय मी। ठीक है, आई विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। देन फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो होता नहीं है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का आई विल हैव रेड अ बुक, मैंने एक पुस्तक पढ़ी हुई होगी, मी एक पुस्तक वाचलेलं असेल, तो इसका पैसिव आएगा अ बुक विल हैव बीन रेड बाय मी। अ बुक विल हैव बीन रेड बाय मी, ये परफेक्ट आएगा यहाँ पे। आई विल हैव रिटन अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। फिर इसका देखते हैं मॉडल्स का, जो अलग अलग मॉडल्स होते हैं ना, तो मॉडल्स का कैसे एक्टिव टू पैसिव होगा या पैसिव टू एक्टिव होगा, इसको भी हमें क्या करना है? समझना है यहाँ पे। दैट वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि मॉडल्स का यहाँ पे कैसे होता है। ठीक है, चलिए, जैसे कि आई कैन ड्राइव अ कार, मैं एक कार चला सकता हूँ। अ कार कैन बी ड्रिवन बाय मी, और एक कार मेरे द्वारा चलाई जा सकती है। आई कुड ड्राइव अ कार, मैं एक कार चला सका। अ कार कुड बी ड्रिवन बाय मी। देन आई मे ड्राइव अ कार, मैं एक, शायद मैं एक कार चला सकता हूँ। मतलब मॉडल जो है कैन, कुड, मे, माइट, तो वहां पे बी और बी के बाद में थर्ड फॉर्म, आई मे ड्राइव अ कार मे बी ड्रिवन बाय मी। ड्राइव ये वर्ब का पहला फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म क्या आएगा?
driven. I may drive a car may be driven by me. I should drive a car should be driven by me. I must drive a car must be driven by me. ओके, ये देखा हमने कैसे सेंटेंसेस में किया जाएगा, मतलब जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है. ओके, आई नीड टू ड्राइव अ कार नीड टू बी ड्रिवन बाय मी. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. तो जो मॉडल्स होते हैं ना दोस्तों, उस मॉडल्स को हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम वहाँ पे क्या करते हैं, खाली बी लगा देते हैं और बी के बाद में हम जो मॉडल्स है, मॉडल्स में फिर हम क्या करेंगे, सीधा सीधा वहाँ पे मतलब आई मे ड्राइव अ कार मे बी ड्रिवन बाय मी, ऐसे आपको ध्यान में रखना है. दीज आर द थिंग्स दैट वी नॉर्मली डू. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना बहुत आवश्यक है. कभी कभी क्या होता है कि गोइंग टू का एक स्ट्रक्चर आता है दोस्तों, जैसे कि आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट. आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट. मी क्रिकेट खेलायला जाता है या मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ. इसका पैसिव कैसे किया जाएगा, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, तो कैसे आएगा, क्रिकेट इज गोइंग टू बी, क्रिकेट इज गोइंग टू बी प्लेड बाय मी. आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज गोइंग टू बी प्लेड बाय मी. ठीक है, ये हमने क्या लिया है, उदाहरण यहाँ पे लिया है. दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, टॉम इज गोइंग टू ओपन द डोर. तो फिर इसका पैसिव कैसे आएगा, द डोर इज गोइंग टू बी ओपनड बाय टॉम. टॉम इज गोइंग टू ओपन द डोर इज गोइंग टू बी ओपनड बाय टॉम. ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया है दोस्तों. ये आपको ध्यान में रखना है. मतलब गोइंग टू का स्ट्रक्चर अगर आता है तो बिल्कुल ही आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाय मी. आई एम गोइंग टू ओपन द डोर इज गोइंग टू बी ओपनड बाय मी. ऐसा हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं, जो आपको क्या करना है, समझना है. दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं गाइज, लेट सेंटेंस. एक्टिव और पैसिव में क्या होता है, लेट जो है ना, लेट एलईटी लेट वर्ड का यूज होता है. लेट मे बी यूज्ड इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. मतलब आप एक्टिव वॉइस में भी लेट यूज कर सकते हो, एलईटी लेट, और पैसिव वॉइस में भी क्या कर सकते हो, एलईटी लेट यूज कर सकते हो. लेट टेक्स द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ प्रोनाउंस. जैसे लेट जो है ना, लेट वर्ड के साथ हमेशा प्रोनाउन आएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे कि लेट मी, let us, let him, let her, let them. And let may be replaced by may be allowed in the passive. ठीक है, जैसे कि let him buy a camera, उसको एक कैमरा खरीदने दो. फिर इसका पैसिव होगा let a camera be bought by him. buy का थर्ड फॉर्म क्या होता है, bought होता है. बॉय का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट होगा. लेट हिम बाय अ कैमरा, लेट अ कैमरा, लेट अ कैमरा बी बॉट बाय हिम. लेट अस फॉरगेट द कॉरल, जो झगड़ा हुआ वो भूल जाते हैं. लेट द कॉरल बी फॉरगॉटन बाय अस. ओके, और ही मे बी, लेट हिम गो, उसे जाने दो. फिर क्या आएगा, ही मे बी अलाउड टू गो. ठीक है, मतलब लेट जो है ये एक्टिव में भी यूज होता है, पैसिव में भी यूज होता है. और लेट के साथ जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा. ये आपको ध्यान में रखना होता है. इफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस एक्सप्रेसेस ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस, etc., the word late is usually replaced at the beginning of the passive voice and be verb is placed before the past participle of the main verb. Another form of passive is with the verb should plus be और be get only. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. मतलब कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है, तो उस कंडीशन में भी लेट का यूसेज किया जाता है. जैसे एक्टिव वॉइस देखिए, डू दिस वर्क. यहाँ पे क्या है, इस वाक्य में ऑर्डर दिया गया है ना, डू दिस वर्क, इस काम को करो. लेट दिस वर्क बी डन. ओपन द डोर, दरवाजा खोला, दरवाजा उगड़ा. लेट द डोर बी ओपन. शट द डोर, लेट द डोर बी शट.
टेल हिम टू गो, let him be told to go, let him be told to go. keep your word should be kept. यहाँ पे हम should be यूज करेंगे. keep your word, अपना वादा निभाइए, जो तुमने बोला है वो करिए. keep your word, let your word should be kept. obey your teacher, okay, your teacher should be obeyed. love the children should be loved. ये ध्यान रखना दोस्तों, कभी कभी जैसा वाक्य दिया आपको, कीप योर प्रॉमिस, और इसका पैसिव करना है, योर प्रॉमिस शुड बी केप्ट. लव योर पेरेंट्स शुड बी लव्ड, ऐसा उदाहरण है. या फिर ओबे योर टीचर शुड बी ओबेड, ऐसा हमने एग्जाम्पल लिया है. फिर आता है इंपरेटिव ऑर्डर्स. ऑर्डर्स का मतलब क्या है दोस्तों, जहाँ पे आज्ञा दी जाती है, जहाँ पे क्या दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं. हम इंपरेटिव ऑर्डर के बारे में डिस्कशन करते हैं. ठीक है, रीड दिस पोयम, इस पोयम को पढ़ो. तो यहाँ पे ऑर्डर दिया है, तो हम ये कह सकते हैं यू आर ऑर्डर टू रीड दिस पोयम. अदरवाइज आप कह सकते हो, वाक्य की शुरुआत लेट से करोगे. कैसे, रीड दिस पोयम, तो वाक्य की शुरुआत है कि लेट दिस पोयम बी रेड, लेट दिस पोयम बी रेड, ऐसा उदाहरण है. देन क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो. लेट द डोर बी क्लोज्ड, और यू आर ऑर्डर टू क्लोज द डोर. देन टर्न द कार को टर्न करो, तो फिर आएगा लेट द कार बी टर्न्ड, और यू आर ऑर्डर टू टर्न द कार. देन डू इट, इसको करो. लेट इट बी डन, इसको करो, या यू आर ऑर्डर टू डू इट. ब्रिंग मी सम कॉफी, लेट सम कॉफी बी ब्रॉट टू मी. ब्रिंग मी सम कॉफी, लेट सम कॉफी बी ब्रॉट टू मी, और यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग मी सम कॉफी. एक्टिव, पुल द रोप, डोर ओढ़ा. लेट द रोप बी पुल्ड, और यू आर ऑर्डर टू पुल द रोप. Call the police, let the police be called, or you are ordered to call the police. Leave him alone, let him be left alone, or you are ordered to leave him alone. Then call the doctor immediately, let the doctor be called immediately, or you are ordered to call the doctor immediately. Speak the truth, सच बोलिए. Let the truth be spoken, और you are ordered to speak the truth, ये उदाहरण है. चेंज द वॉइस, ये आप कैसे करोगे इसका, लेट द वॉइस बी चेंज्ड. चेंज द वॉइस, लेट द वॉइस बी चेंज्ड, और you are ordered to change the voice. देन इंपरेटिव रिक्वेस्ट. अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पे रिक्वेस्ट की जाती है, विनती की जाती है. उदाहरण, प्लीज कंप्लीट द असाइनमेंट, तो पैसिव आएगा प्लीज लेट द असाइनमेंट बी कंप्लीटेड, और यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द असाइनमेंट. क्योंकि सेंटेंस में जब भी आप प्लीज का यूज करते हो, तो इसका मतलब आप वाक्य में क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो. ओके, प्लीज कंप्लीट द असाइनमेंट, please let the assignment be completed, or you are requested to complete the assignment. Then please take care of her, please let her be taken care of, or you are requested to take care of her. Then leave her alone please, passive क्या आएगा, please let her be left alone, or you are requested to leave her alone. Return my notebook please, तो पैसिव आएगा please let my notebook be returned, or you are requested to return my notebook. फिर आता है सजेशन दिया होगा तो कैसे आएगा, let us help the poor man, चलो उस गरीब आदमी की मदद करते हैं. तो फिर क्या आएगा, let the poor man. वाक्य ऐसे शुरू होगा, let the poor man be helped by us, let the poor man be helped by us. Then let us play chess, let chess be played by us. Let us watch a movie, let a movie be watched by us. Okay, then interrogatives है guys. interrogatives का मतलब क्या होता है, interrogatives means क्वेश्चन है ना. तो क्वेश्चन में क्या आएगा, जैसे
डू आई राइट अ लेटर, तो इसका क्या आएगा पैसिव, इसका पैसिव आएगा आई राइट अ लेटर, और इसका पैसिव आता है अ लेटर इज रिटन बाय मी। फिर अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर, तो इसका स्टेटमेंट आता है आई राइट अ लेटर। फिर आई राइट अ लेटर का पैसिव अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब जो सेंटेंस आपके पास है उसका पैसिव आपको करना है। फिर आएगा इज अ लेटर रिटन बाय मी, इज अ लेटर रिटन बाय मी, ऐसा हमने उदाहरण लिया। एम आई राइटिंग अ लेटर, तो इसका क्या आएगा आई एम राइटिंग अ लेटर, और अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, और पैसिव इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी। देन हैव आई रिटन अ लेटर, तो कैसे आएगा आई हैव रिटन अ लेटर, और आई हैव रिटन अ लेटर का पैसिव अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, और इसका भी पैसिव आएगा हैज अ लेटर बीन रिटन बाय मी। देन हैज ही शोन हिज होमवर्क, he had shown his homework, और इसका क्या आएगा his homework has been shown by him, और पैसिव कैसे आएगा has his homework been shown by him। देन डिड आई राइट अ लेटर, तो इसका पैसिव क्या आएगा आई रोट अ लेटर। फिर इसका अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, और पैसिव वॉज अ लेटर रिटन बाय मी। देन वॉज आई राइटिंग अ लेटर, इसका क्या आएगा आई वॉज राइटिंग अ लेटर। फिर अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। अब अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, इसका पैसिव आता है वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी। देन had I written a letter, I had written a letter, a letter had been written by me, or passive had a letter been written by me। will I write a letter, I will write a letter, a letter will be written by me, or passive will a letter be written by me। then will I be writing a letter, I will be writing a letter, a letter will be, a letter will be being written by me, or passive will a letter be, will a letter be being written by me। then will I have written a letter, I will have written a letter, a letter will have been written by me, और passive will a letter have been written by me, ये आएगा। ठीक है, सेंटेंसेस विथ टू ऑब्जेक्ट्स, कभी कभी एक ही सेंटेंसेस में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो फिर कैसे करेंगे। दे गिव मी अ लैपटॉप, यहाँ पे मी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ लैपटॉप ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दे गिव मी अ लैपटॉप, अ लैपटॉप इज गिवन टू मी बाय देम, और आई एम गिवन अ लैपटॉप बाय देम। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दे आर गिविंग मी अ लैपटॉप, अ लैपटॉप इज बीइंग गिवन टू मी बाय देम, और आई एम बीइंग गिवन अ लैपटॉप बाय देम। फिर प्रेजेंट परफेक्ट they have given me a laptop, a laptop has been given to me by them, or I have been given a laptop by them। फिर past simple they gave me a laptop was given to me by them, and I was given a laptop by them। then past continuous they were giving me a laptop was being given to me by them, or I was being given a laptop by them। फिर past perfect tense they had given me a laptop had been given to me by them, or I had been given a laptop by them। future simple tense they will give me a laptop, फिर आएगा a laptop will be given to me by them, or I will be given a laptop by them। then future continuous tense they will be giving a future continuous का जनरली नहीं होता है future perfect। they will have given me a laptop passive a laptop will have been given to me by them, or I will have been given a laptop by them। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब गाइज एक दूसरा एक मेथड होता है पैसिव का, जिसे कॉसी पैसिव कहते हैं, कॉसी पैसिव। नाउ दैट इज कॉल्ड एज कॉसी पैसिव। ठीक है, तो एक कॉसी पैसिव क्या है ना, ये हमको थोड़ा सा क्या करना है, समझना है कि कैसे कॉसी पैसिव को सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। कॉसी पैसिव, ओके। कॉसी पैसिव इज एक्टिव इन फॉर्म बट पैसिव इन सेंस। कॉसी पैसिव क्या होता है, फॉर्म में एक्टिव होता है लेकिन सेंस में क्या होता है, पैसिव होता है। देखिए हनी टेस्टेड स्वीट, हनी मतलब शहद जो है ना वो मीठा लगता है, हनी टेस्टेड स्वीट। तो फिर इसका क्या आएगा, पैसिव कैसे आएगा, हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। द रोज स्मेल्स स्वीट, द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। द स्टोन फील्स रफ,
The stone is rough when it is felt. This composition reads well. This composition sounds well when it is read. The blame counts for nothing. Your blame is worth nothing when it is counted. ये क्या है, कॉसी पैसिव में ऐसे वाक्य जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा कुछ सेंटेंसेस आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस है ना, ये आपको जनरली किताबों में नहीं मिलेंगे। तो इसका मैंने अलग इंटरनेशनल कुछ बुक से कंपाइलेशन किया है, तो इसको नोट कर लीजिए। आई गिव यू 2 minutes टाइम। लिख लीजिएगा इसको। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ सेंटेंसेस है दोस्तों, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे सम पेक्युलैरिटीज इन वॉइस, वॉइस में कुछ पेक्युलैरिटीज है, उनको समझना है कि कैसे यहाँ पे अलग वे से एक्टिव का पैसिव किया जाएगा। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है, तो ये वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, किसी व्यक्ति ने अगर वादा किया है तो उसे निभाना चाहिए, तो कैसे आएगा, अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट। ठीक है, देन समवन हैज स्टोलन माय पर्स हैज बीन स्टोलन, circumstances obliged me to go, I was obliged to go, then we can gain nothing without labor, nothing can be gained without labor, why did they refuse him admittance, तो कैसे आएगा, why was he refused admittance, we should not encourage indiscipline, indiscipline should not be encouraged, mother looked after the boy was looked after by mother, he has worked out of the answer correctly. The answer has been correctly worked out by him. Someone built this building in 1990. This building was built in 1990. Mr. Kapoor, Mr. Kapoor, Mr. Kapoor was presided over the meeting. The meeting was presided over by Mr. Kapoor. People consider me honest. कैसे आएगा, आई एम कंसिडर्ड ऑनेस्ट बाय पीपल। देन कुछ कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स पैसिव, मतलब सिंपल पैसिव टू कॉम्प्लेक्स पैसिव। जैसे कि सिंपल पैसिव है, शी इज सेड टू बी अ हार्ड वर्किंग लेडी, तो कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा, इट इज सेड दैट शी इज ए हार्ड वर्किंग लेडी।
The simple, the boy is believed to be wearing a white shirt. It is believed that the boy is wearing a white shirt. The work is hoped to be finished in time. It is hoped that the work will be finished in time. The strikes is expected to end soon. It is expected that the strike will end soon. He is alleged to have kicked a policeman. It is alleged that he kicked a policeman. तो सिंपल पैसिव अगर है, म्हणजे सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स असतं ना, तो सिंपल पैसिव अगर है तो उसका फिर कॉम्प्लेक्स पैसिव कैसे किया जाता है ये हमने देखा है. आई एम कंसिडर्ड ऑन, देन we ought to help the poor people. The poor people ought to be helped by us. People believe that you know. It is supposed that you know. We will not admit children under 10. Children under 10 will not be admitted by us. It is time to do your duty. It is time for your duty to be done. I know the fact. The fact is known to me. Then passive voice with different prepositions. Okay. His conduct shocked me. I was shocked at his conduct. Light filled the room. The room was filled with light. Her manners pleased us very much. We were very much pleased with her manners. The novels of Tolstoy interest me. I am interested in by the novels of टॉलस्टॉय, या हम कह सकते हैं इन द नॉवेल्स ऑफ टॉलस्टॉय. ये क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग हमने देखा कैसे एक्टिव का क्या किया जाता है, पैसिव वॉइस किया जाता है. तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब आपको और क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ. ये कुछ रूल्स हमने देखे. अब आपको क्या करना है, जैसे आपको गूगल पे ओपन करना है www टेस्ट इंग्लिश www.testenglishvoice.com. देखिए, अब ये हमको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है. हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन दिस फैक्ट्री, hundreds of people are employed in this factory and many of them will lose their jobs. Three men were arrested after the incident. Three men were arrested after the incident and five others were taken to hospital. About 71% of the earth's surface, about 71% of the earth's surface is covered by water, and oceans are held about 96% of all earth's water. The package was sent more than a week ago, but it didn't arrive until yesterday, or it wasn't arrived. I mean, the building has been destroyed by the fire, but everybody has been rescued. My camera was stolen and I lost all the photographs from my last trip. You should be arrested for what you did. I know red wine should be drunk cold, but people drink it at room temperature. I am not allowed to see you anymore. You shouldn't come again. Please stay away from the place where you can be seen. तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऐसे हमको प्रैक्टिस करना है. तो ये जो वेबसाइट है ये ज्यादातर आपको यूज करना है www.testenglish.com. तो आज हमने क्वेश्चन टैग देखा पहले सेशन में, दूसरे सेशन में चेंज द वॉइस देखा. कल हम थोड़ा सा कॉमन एरर डिस्कस करेंगे, कॉमन एरर्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम के हैं वो देखेंगे, क्वेश्चन टैग के कुछ देखेंगे, और कॉमन एरर के जो क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से डील करेंगे. और वो होने के बाद हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, कि कैसे डायरेक्ट सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट किया जाता है, उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि फंक्शनल ग्रामर हमारा कंप्लीट हो. तो यहाँ पे हम रुकते हैं और अगले लेक्चर में चेंज द वॉइस, क्वेश्चन टैग का कॉमन एरर और डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्कस करेंगे. आई होप सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एट 2 o'clock. पहला और दूसरा सेशन, दोनों सेशन मैं ही लूंगा. And then we'll discuss about common errors of change the voice and direct indirect. Until then, thank you very much and take care of yourself.